हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन। चैप्टर का नाम है गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा चैप्टर है बच्चों, देखिए चैप्टर 9 चल रहा है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी में हमने आपको पहले ही बताया था चैप्टर 9 में 9A 9B 9C, तो हमारा 9C स्टार्ट हो चुका है। 9C इसमें इस चैप्टर का नाम है गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन। क्या? गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन। अपवर्तन इस चैप्टर का नाम है बच्चों, ठीक है। अब इसमें हम सीक्वेंस से क्रम से लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आज कुछ बेसिक चीजें होगी, फिर आपका पार्ट सेकंड जो इस चैप्टर का आएगा, हालांकि हम चैप्टर 9 का ही पार्ट दे रहे हैं क्रम से। तो बच्चों इसके बाद हम लेंस के बारे में बात करेंगे, और एक तो अवतल पृष्ठ हो जाता है, एक उत्तल पृष्ठ हो जाता है, मतलब अपवर्तक पृष्ठ। उसके द्वारा अपवर्तनांक का जो फार्मूला निकल कर आता है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज का हमारा कुछ टॉपिक है इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, कि जिससे हमारे पास यदि बात करें गोलीय पृष्ठ की, तो गोलीय पृष्ठ दो प्रकार से होता है बच्चों। ये जो गोलीय पृष्ठ है वो दो प्रकार से होगा। एक तो आपका उत्तल पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? उत्तल पृष्ठ, और दूसरा आपका अवतल पृष्ठ। दो पृष्ठ होते हैं, ठीक है। उत्तल का मतलब क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, उसे हम परावर्तक नहीं, यहाँ पर अपवर्तक बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन ही है, चैप्टर का नाम ही अपवर्तन, तो परावर्तक पृष्ठ की हम बात नहीं करेंगे, अपवर्तक पृष्ठ की बात करेंगे। तो गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन दो प्रकार से होता है। गोलीय पृष्ठ मतलब जिसका पृष्ठ गोला हो, है ना, अर्थात जहां से प्रकाश किरणें अपवर्तित हो रही हो वो गोले के आकार का हो। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो आपका उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल में क्या होता है बच्चों, कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है, यानी ऊपर मतलब जो भी है आगे बढ़ा हुआ होता है। लेकिन जब हम अवतल की बात करते हैं तो जो आपका अपवर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ होता है, ठीक। गोलीय पृष्ठ की परिभाषा देखें, जब किसी माध्यम का अपवर्तक पृष्ठ गोली होता है, गोली, तो उसे हम गोली अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं या गोलीय पृष्ठ कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक तो उत्तल पृष्ठ, जब अपवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो उसे हम उत्तल पृष्ठ कहेंगे बच्चों, और जब अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। इसके डायग्राम को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दो माध्यम है, एक विरल है, एक सघन है। सघन कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए इधर हमारा वायु है, क्या है? वायु। तो वायु हमेशा विरल होता है कांच से, इधर मैं कहता हूं कांच है। तो फिर बताइए, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरणें मान के चलते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखो अपवर्तन क्या है, कुछ बच्चों को तो यही दिक्कत हो रही होगी, सर अपवर्तन क्या है, ये तो हमको पता ही नहीं है। अपवर्तन क्या है बच्चों? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, या उसके मार्ग में विचलन हो जाता है। ये जो परिघटना है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब जहां पर जैसे माध्यम बदलता है, जैसे ये मान लीजिए एक पृष्ठ है, इसके इधर वायु का माध्यम है और इसके अंदर कांच का माध्यम है। तो ये जो पृष्ठ है जहां से प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वह पृष्ठ जहां से प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वही तो उसका अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। और ये अपवर्तक पृष्ठ गोले आकार, देखिए गोला है, तो इसे हम गोलीय पृष्ठ बोलेंगे। और उसमें भी दो भाग हैं, एक उत्तल और एक अवतल। यदि उभरा हुआ है, देखो उभरा हुआ है बच्चों, उभरा है, जिधर से प्रकाश किरणें अंदर की ओर जा रही है उधर यदि ये उभरा हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो ये उत्तल पृष्ठ कहलाएगा, जिसे कन्वेक्स बोलेंगे, कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम बात कर लें कि प्रकाश किरणें इधर से इधर जा रही है, तो ये देखो जिधर से प्रकाश किरणें जा रही है तो इधर बच्चों ये दबा हुआ नजर आ रहा है। क्या? दबा हुआ है। तो ये आपका गोलीय पृष्ठ है, लेकिन अवतल पृष्ठ है। क्या है? अवतल पृष्ठ है। मतलब परिभाषा की बात करें तो जब अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, ये देखो दबा हुआ रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अवतल पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल पृष्ठ। मतलब दो प्रकार से अपवर्तन होगी, एक तो उत्तल पृष्ठ पर और एक तो अवतल पृष्ठ पर। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। अब हम एक एक करके एक एक टॉपिक को लेकर कंप्लीट कराते हैं आपको, ताकि आपके मन में डाउट ना रह जाए कि हमारे मन में डाउट है सर हम क्या करें, ये चीज तो हमको समझ में नहीं है कि आपने क्या पढ़ा दिया। अब देखो बच्चों, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करने वाला हूं, कि जैसे मान के चलते हैं ये आपका एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक गोले आकार का है, और एक छोटा सा भाग, यहां से यहां तक मैं देखूं तो एक छोटे से भाग की बात करता हूं।
अब ये छोटे से भाग को कहीं ना कहीं किसी से लिया गया होगा, तो कहीं ना कहीं एक गोले से लिया गया होगा, किसी से भी लिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं किसी से तो लिया गया होगा। तो मैं मान के चलता हूं एक छोटा सा पृष्ठ है आपका, एक छोटा सा पृष्ठ कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब यदि मैं इसको बच्चों कहूं कि यदि इसको आगे बढ़ाऊं, ये तो मान लीजिए आपका पृष्ठ हो गया अपवर्तक पृष्ठ, यदि इसको कुछ आगे बढ़ाऊं तो कुछ इस प्रकार से एक गोला नजर आएगा। क्या नजर आएगा? गोला नजर आएगा। क्या? गोला नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब ये कहीं ना कहीं गोले का एक केंद्र होगा जिसे हम वक्रता केंद्र दर्शाएंगे सी से। ठीक है, आगे भी चलकर काम आएगा, एक एक पॉइंट समझते चलिए आप लोग। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई एक मेरे पास यहां पर अपवर्तक पृष्ठ है जो कि उभरा हुआ है, मतलब ये उत्तल पृष्ठ है। अब यहां पर मैं कहता हूं ए भी एक अपवर्तक पृष्ठ है, इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट भी होगा। इस सेंटर पॉइंट को हम पी कहते हैं, जिसे हम ध्रुव की नाम देकर इसको परिभाषित करते हैं, जिसे पोल बोलते हैं, पी, है ना। तो यदि मैं बात करूं इस गोली पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ये सारे एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव निर्माण करते हैं। आप एक एक पॉइंट तैयार रखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है बच्चों। मैं कह रहा हूं ए और बी, ए बी क्या है? एक अपवर्तक पृष्ठ है, इसका सेंटर पॉइंट जो पी है उसे ध्रुव कहते हैं। मतलब गोलीय पृष्ठ, क्या? गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को उसका क्या बोलते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों हमने चर्चा की कि ये जो छोटा सा पृष्ठ है किसी न किसी एक गोले का भाग होगा। गोले के छोटे से भाग को हम लेकर रखे हैं, यानी गोले से हम एक छोटा सा भाग काटकर अलग कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटा सा भाग किसी न किसी बड़े भाग का ही हिस्सा है ना। तो ये जो मेरा बड़ा भाग है ये गोला है, और इस गोले का कोई ना कोई केंद्र भी होगा। इस केंद्र को ही बोलते हैं वक्रता केंद्र। मतलब ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, जो अपवर्तक पृष्ठ है या गोलीय पृष्ठ है, जिस गोले का भाग माना जा सकता है उस गोले का केंद्र ही उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे इस पर देखो जरा, यहां पे आपको दिख रहा है एक गोलीय पृष्ठ, ये भी उत्तल पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र यहां पर सी मानकर चल रहे हैं, और ये वक्रता केंद्र मतलब इस गोले को आगे बढ़ाएं तो भाई साहब ये जो छोटा सा अल्प पृष्ठ नजर आ रहा है वो गोले का ही एक टुकड़ा समझ में आएगा, एक भाग समझ में आएगा, और जो गोला हमारा होगा उसी का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरे नंबर में परिभाषा आती है बच्चों वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? सिंपल है, ये मैंने कहा भाई साहब कि एक मेरे पास छोटा सा अल्प पृष्ठ है, किसी न किसी गोले का भाग है, और उस गोले की त्रिज्या यहां से यहां तक देखो, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये जो गोलीय पृष्ठ है किसी न किसी गोले का भाग माना जा सकता है, तो उस गोले के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, ऐसा लिखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेकिन सबसे अच्छा परिभाषा तो यही है कि भाई साहब वक्रता त्रिज्या है क्या, कि जो भी हमारा अपवर्तक पृष्ठ है जिस गोले का भाग माना जा सकता है उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आपको नजर में आ रहा होगा, यहां पर हमारा पी है, बिंदु है, और यहां पर एक लाइन खींची हुई नजर आ रही है, ये मुख्य अक्ष है बच्चों। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में क्या होता है कि जो हमारा ध्रुव है पी और सी को मिलाने वाली कोई एक रेखा होगी, ये हमारा ध्रुव पी है और सी को मिलाने वाली कोई एक रेखा होगी, इसी रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मतलब गोलीय पृष्ठ के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गोलीय पृष्ठ के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, कल्पना की गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? उस गोलीय पृष्ठ का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब देखो द्वारक की भी बात आती है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए हम द्वारक किसे बोलेंगे, तो जैसे हमने यहां पर एक गोले का एक छोटा सा भाग ले लिया, तो जिस भाग को हम ले रहे हैं उसके अंत सिरों, ठीक है, उसके अंत सिरों या हम उसके प्रभावी व्यास को, सिरों के बीच की दूरी या उसके प्रभावी व्यास को, उसका हम द्वारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। इतना क्लियर है? अब इनका फटाफट आप लोग परिभाषा भी लिखना चाहें तो लिख लें बच्चों। ध्रुव मैंने समझाया, गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय पृष्ठ को गोले का किसी न किसी गोले का भाग माना जा सकता है, तो उस गोले का केंद्र ही गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाती है। मुख्य अक्ष की बात करें तो किसी गोलीय पृष्ठ के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो भी काल्पनिक रेखा होगी
उस पृष्ठ का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की बच्चों वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या भी चर्चा कर लिया था हमने कि गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। द्वारक की बात की हमने कि गोलीय पृष्ठ के प्रभावी व्यास को, मतलब गोलीय पृष्ठ में ये जो प्रभावी व्यास है ए से बी के बीच की दूरी, वो द्वारक कहलाती है। ये मैंने उत्तल पृष्ठ कर दिया, यहाँ पर उत्तल पृष्ठ यहाँ पर मैं लिख देता हूं। और ये जो मेरा बच्चों अवतल पृष्ठ है, क्या अवतल गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ दो प्रकार से होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक, अब हम बात करते हैं नवीन कार्तीय चिन्ह परपाटी, मतलब चिन्ह यदि हम मापेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमने कहा भाई साहब एक अपवर्तक है, इधर वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तो दूरियां मापने के लिए कि वस्तु कहां पर है, पृष्ठ तो मान लीजिए गोली है, इसके सम्मुख कोई वस्तु रख दिए, तो फिर हम किधर से मापेंगे, कहां से मापेंगे, ये चीज आपको पढ़ना चाहिए। तो किसी भी, चाहे हम वस्तु की बात कर लें, चाहे हम प्रतिबिंब की बात कर लें, हम उनके, या कि मान लीजिए किसी बिंदु की बात कर लें, उसकी जो दूरी है हमेशा इसके सेंटर पॉइंट से मापते हैं। इस सेंटर पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं, मतलब सभी दूरियों को हम गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से मापते हैं। क्या है, मापते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि जिधर से प्रकाश किरणें आ रही हैं उसको हम धनात्मक, और यदि विपरीत दिशा में है तो उसकी दूरी को ऋणात्मक से दर्शाएंगे। ठीक है, कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, मतलब इधर से प्रकाश किरणें आ रही तो इधर से जो उसी दिशा में हम दूरी मापेंगे तो हमारा धनात्मक होगा, उसके विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है। काम की चीजें हैं, बहुत ही फैक्चुअल है बच्चों जो आपको समझाया गया। थोड़ा सा यहां पर मैं समझा देता हूं, इस डायग्राम को छोड़ दो आप। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एक इस प्रकार से आपका माध्यम हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहां पर एक वस्तु रखा है। ठीक है, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अब प्रकाश किरण इधर है तो दूरी हम इधर से इधर मापेंगे तो ऋण हो जाएगा, क्योंकि दूरी इधर मापेंगे और प्रकाश किरण इधर जा रही है तो ऋणात्मक हो जाएगी बच्चों। लेकिन दूरी इधर मापेंगे क्योंकि प्रकाश किरण इधर ही जा रही है, दूरी भी हम इधर मापेंगे तो धनात्मक माप लेकर चलेंगे, क्योंकि दूरी हम यहां से लेकर चलेंगे भाई, ये P से मापेंगे इसलिए दूरी हम यहां से ही मापेंगे, इधर का मापेंगे तो यहां से मापेंगे। तो प्रकाश किरण इधर से इधर जा रही है तो इधर के लिए हम धन, क्योंकि प्रकाश किरण जिधर जा रही है उधर ही बच्चों इसकी दूरी माप रहे हैं, लेकिन प्रकाश किरण इधर जा रही है, दूरी यहां से इधर माप रहे हैं तो फिर ऋण हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, द्वारक हो गया, मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु रखी थी ऊपर की ओर है तो इसकी लंबाई को हम प्लस से दर्शाएंगे, नीचे की ओर यदि है तो इसको हम माइनस से दर्शाते हैं। यही चीज तो है। पहला कंडीशन ये है कि हमेशा जो दूरी मापेंगे वो ध्रुव से ही मापेंगे, चाहे इधर चले चाहे इधर चले। इसलिए तो मैंने कहा प्रकाश किरण इधर जाएगी और हम दूरी ध्रुव से ही मापेंगे, इसलिए यदि इधर की दूरी मापेंगे तो हमेशा ऋणात्मक होगा और इधर की दूरी मापेंगे तो हमेशा धनात्मक होगा। ये कंडीशन तभी समझ में आएगा बच्चों जब आप अत्यंत बारीक से समझोगे और दूसरी बार जब थ्योरम में पहुंचोगे। इसके बाद कुछ और अभिग्रहित है कि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होता है। ठीक है, वस्तु जो है बिंदु वस्तु है और मुख्य अक्ष पर स्थित है। आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब मुख्य अक्ष पर अल्पकोण बनाते हैं। ये अभिग्रहित है, इसे रटने की, इसे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलकर जब थ्योरम कराऊंगा तो आपको विधिवत एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही कुछ बेसिक चीज लेकर आया था, और अगले जो लेक्चर में हम थ्योरम कराएंगे, एक उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र निकालेंगे और एक अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र निकालेंगे। तो क्रम से पूरा समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंतित ना हो। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग बेहतर रूप से पढ़ रहे होंगे, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और भाई साहब देर किस बात की, शेयर करना ना भूलें। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। 100 रुपीज चार्ज है ओनली वन सब्जेक्ट के, 96 85 29 91 49। 100 रुपीज चार्ज है जिससे आप बेहतर नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।